नमस्ते। आज के हमारे टॉपिक में मुग़ल स्थापत्य जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के काल में। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपसे मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषताएं और बाबर से अकबर तक जो वास्तुकला चली उस पर चर्चा की थी। आज हम जहांगीर से देखें कि जहांगीर ने किस प्रकार से अपनी वास्तुकला को आकार दिए। जहांगीर ने वास्तुकला पर अपेक्षा चित्रकला को अधिक महत्व दिया और उसके शासनकाल में फुलवारी और बड़े उद्यानों का निर्माण अधिकतर हुआ। सिकंदरा में उसने अकबर का मकबरा बनवाया जिसका डिज़ाइन स्वयं अकबर ने तैयार किया था, लेकिन हुमायूं के मकबरे की तुलना में इसमें अवनति हमको दिखाई मिलती है। यह तराशी हुई 3 मंजिला पिरामिड की शक्ल का बना हुआ है और इसकी छत सपाट है, इसमें गुंबद नहीं है। पूरा मकबरा एक सुव्यवस्थित ध्यान के बीच में एक विशाल चबूतरे पर बना है। जिस मुख्य भाग में मेहराब है, बलुआ पत्थर से बने है, जिसकी पहली मंजिल बलुआ पत्थर से है और भूमि तल पर पीछे की ओर धसे हुए अनेक मेहराब हैं। इसके ऊपर बलुआ पत्थर से बनी ही मंजिल इतनी भारी और दृढ़ नहीं है, अतः दूसरी मंजिल जहांगीर द्वारा बनवाई गई होगी। और सबसे ऊपर की मंजिल संगमरमर की बनी है जिसके बीच में खुली छत है। फर्ग्यूसन का विचार है कि यह भाग अपूर्ण है क्योंकि इस पर एक गुंबद बनाने की योजना थी जो पिरामिड आकार में बने भाग के लिए उपयुक्त शीर्ष होता। यहाँ इसके 4 कोनों पर संगमरमर की 4 सुंदर मीनारें भी हैं जो इसके पहले कभी नहीं बनी थी। जहांगीर के शासनकाल में लाहौर के पास शाहदरा में जहांगीर का मकबरा बनाया हुआ है जिसका नक्शा स्वयं जहांगीर ने बनाया था और इसके अधिकांश भाग का निर्माण नूरजहां द्वारा कराया गया। यह भी एक विशाल उद्यान के बीच में बना है। इसके ऊपर संगमरमर का एक मंडप है जिससे बाद में सिक्कों ने उतार लिया था। इस पर भीतरी भाग में सुंदर संगमरमर की पच्चीकारी है। आगरा में इसी के काल में, जहांगीर के काल में, एतमोद्दौला का मकबरा जो नूरजहां द्वारा अपने पिता एतमोद्दौला की कब्र पर बनवाया गया, इसका आयोजन चतुर्भुजाकार है और अकबर और जहांगीर की शैलियों के बीच की इसमें कड़ी आपको मिलती है। भविष्य की कल्पना के आधार पर बने उद्यान के बीच इसकी रचना की गई। मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का है। इसमें पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इसके अंदरूनी भागों में पत्थरों की जड़ावट पेट्रा ड्यूरा है और उसके बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट करवाई गई जो पेट्रा ड्यूरा कहलाई। यह तकनीक पहले राजस्थान के मंदिरों में प्रयोग की जा चुकी थी। कश्मीर में निशान बाग भी इसी के जहांगीर के समय बनवाना प्रारंभ हुआ। साम्राज्य के विशिष्ट मनसबदार आसफ खां के लिए बनवाया गया। अदबल और वेरनाग के बाग भी इस्लामाबाद के निकट इसी के शासनकाल में बनाए गए। कहा जाता है कि जहांगीर ने कुल 777 बागों का निर्माण करवाया। शाहजहाँ के समय संगमरमर अपने प्रयोग की चरम अवस्था पर पहुंचा और उसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। अकबर का ध्येय साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण व स्थिरता प्रदान करना था, इसलिए उसने लाल पत्थर को चुना। जब साम्राज्य का एकीकरण पूर्ण हो गया और सांस्कृतिक गतिशीलता के अनुरूप संस्कृति विलासिता और श्रृंगारता पर अधिक समय व्यतीत कर सकती थी, तब शाहजहाँ और जहांगीर ने वास्तुकला में सुदृढ़ीकरण की बजाय अलंकारिता और श्रृंगारिता पर अधिक ध्यान दिया और संगमरमर पत्थर को चुना गया। संगमरमर पर अलंकरण और घिसाई
अधिक आसानी से की जा सकती थी और बलुआ पत्थर की बजाय ये अधिक चमकदार व उद्दीपक भी था। संगमरमर विशेषतः नागौर के मकराना का संगमरमर वृत्ताकार कटाई के लिए अधिक उपयुक्त था। ये कोमल पत्थर है। संगमरमर में रंगीन और पत्थरों और बहुमूल्य रत्नों की जड़ाई के काम को पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। मेहराबों की चाप बहुत पर्णिल बनाई जाने लगी, जिसमें प्राय 9 दंताकार नक्श होते थे। इस प्रकार नक्काशी युक्त पर्णिल मेहराब इस काल की विशेषता हो गए। गुम्बद में भी अधिक फारसी रूप ले लिया। गुम्बद दोहरा और उसका आकार बाहर से फूला हुआ और पतली गर्दन वाला होता था, जो प्याज जैसा लगता था। गुम्बद का यही आकार शाहजहां को पसंद था। बंगाली शैली में मुड़े हुए कंगोरों और छज्जा युक्त छत का भी भवन निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ। पच्चीकारी का काम व जालियों को तराशने में अलंकरण अत्यधिक है। जालियों में ज्योमेट्रिक चिन्ह व तराशने के स्थान पर फूलों व पत्तियों के आकारों को तराश कर अलंकरण किया गया। इब्बा कोच ने शाहजहां एंड ऑरफेरिस तथा मुगल आर्किटेक्चर नामक पुस्तक में लिखा कि प्राकृतिक तरीकों से सजावट करने की प्रेरणा यूरोप से मिली, लेकिन इन साम्राज्यों को संगमरमर आवरण से ढकने के कारण साम्राज्य में अंतर्विरोध पैदा हो गए थे, विभजन हो गए। भवन निर्माण पर किए गए भारी खर्च के कारण ही किसानों और शिल्पियों के लिए अपनी जीवन की आवश्यकताएं पूरा करना कठिन हो गया। इस तथाकथित स्वर्णिम काल में मुगल साम्राज्य दिवालियेपन की ओर भी अग्रसर हुआ। इस काल में प्रमुख भवन जो बनाए गए, जैसे अकबर द्वारा बनाए गए आगरे के लाल किले में शाहजहां ने कुछ इमारतें बनवाई, जैसे दीवान खास जो आगरा के किले में बनवाया हुआ पहला भवन था, जो शाहजहां द्वारा संगमरमर से बनवाया था। इसके बाद दीवान आम एक खुली इमारत थी जो दोहरे खंभों की 40 कतारें थी। मोती मस्जिद 1654 में आगरा के किले में बनवाई गई। इस मस्जिद की गुम्बद और प्राचीर के ऊपर के छज्जे और मेहराब द्वारा सौंदर्य उल्लेखनीय है। इस किले में अन्य भवन संगमरमर से बनवाए गए, जैसे खास महल, शीश महल, नगीना मस्जिद, मुसम्मर बुर्ज, मच्छी भवन आदि। शाहजहां राज्य की राजधानी को वापस आगरा से दिल्ली लाना चाहता था और 1638 में यमुना के दाहिने तट पर उसने शाहजहानाबाद शाहजहांनगर बसाने की योजना शुरू की। 1638 में लाल किला, इसका उद्देश्य सम्राट के नीचे उपयोग के लिए इतने बड़े पैमाने पर आवासीय किले का निर्माण करना था, जो पहले कभी नहीं किया गया। यह योजना एक नगर के भीतर दूसरा नगर बसाने की थी, जिसका सीधा निर्माण बादशाह की देखरेख में हुआ और आमतौर पर से लाल किला या दिल्ली का लाल किला पुकारा जाता है। यह समांतर चतुर्भुज आकार का था, जिसके चारों ओर एक दीवार थी। 2 मुख्य द्वार थे। पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा और दक्षिण का दिल्ली दरवाज़ा। इसकी प्रमुख इमारतें दीवान खास, रंग महल, यमुना की ओर झील पर बना दीवान आम और एक से अधिक हमाम गुसलखाना है। शाही मंडप 1 मंजिला है। इन्हें ठंडा रखने के लिए और जल निकासी के लिए एक दूसरे को विभाजित करती हुई सुंदर और नक्काशी वाली जालियां के नीचे नालियां बिछाई गई। ये नालियां रंग महल के कमल कुंड के समान उथले हौज में आकर गिर मिलती है। दीवान आम की शैली व भव्यता रंग महल के समान है। रंग महल और दीवान आम दोनों खुले हुए 1 मंजिल मंडप की शक्ल के हैं, जिनके मुख चौड़े छज्जों वाले मेहराबों से बने हैं। भवनों के अंदर तोरण पथ है जो एक दूसरे को काटते हैं। भवनों के अंदरूनी भाग को चतुर्भुज और अंडाकार के रूप में विभाजित करते हैं।
दीवाने आम की विशेषता इसके पीछे की दीवार में एक कोष्ठ है जिसमें विश्व विख्यात तख्त ताउस रखा जाता था। इस कोष्ठ की दीवारों में जड़ावट का काम है। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उसमें कुछ का विषय यूरोपीय, विशेषकर फ्लोरेंस से संबंधित है। इससे पता चलता है कि यूरोपीय कलाकार भी मुगल सम्राट की सेवा में थे। यूरोप से यह संपर्क रंग महल में जाली में बनी न्याय की तराजू में भी दिखाई देता है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में आगरा के किले में बाद में किए गए निर्माणों की मेहराबदार छतों और मेहराबों का अलंकरण अपेक्षाकृत उल्लेखनीय है, जो लुई 13वें और 14वें की समकालीन वास्तुकला की याद दिलाते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनाई गई किले के पास, और मस्जिद सभी के इस्तेमाल के लिए थी। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी थी जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ थी। मस्जिद के चारों ओर 4-4 मंजिला मीनारे और लाल मलबा पत्थर की धारियाँ वाले 3 गुम्बद हैं। 1648 में उसने आगरा में अपनी पुत्री जहाना बेगम के लिए एक 3 गुम्बद वाली एक मस्जिद बनवाई जिसमें फूलदार मेहराब के स्थान पर साधारण जूडर मेहराब है। लाहौर के भवन भी बनाए गए इसके काल में फारसी शैली से। शादरा में बने आसफ खां के मकबरे में फारसी शैली है। आगरा का ताजमहल विश्व विख्यात रहा। यमुना के तट पर यह बनाया गया। उसकी प्रिय बेगम अर्जुमन बानो बेगम की याद में मुमताज महल जिनको कहा जाता था। एक मत के अनुसार इसका निर्माण वेनिस के चांदी और आभूषणों के शिल्पकार गैरिनोमो वेरानियो ने किया, जो मुगल सम्राट की सेवा में था। लेकिन ताजमहल का निर्माण परंपरागत शैली में हुआ, उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं है। संभवतः दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा निर्मित हुमायूं के मकबरे और खानकाह के मकबरे से निश्चित रूप से प्रेरित है। एक मत के अनुसार इसका निर्माणकर्ता ईरानी या तुर्की वास्तुकार ईसा खां था। यह एक चतुर्भुज आकार में बना है जिसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर है। केंद्रीय क्षेत्र एक वर्गाकार उद्यान में विभाजित है। इस वर्गाकार उद्यान की एक भुजा 1000 फीट की है। उद्यान और मकबरे के बाहर के चबूतरे के चारों ओर एक दीवार है। इसके प्रत्येक कोने में एक चौड़े अष्टकोणीय मंडप है। दक्षिण की ओर में एक विशाल दरवाजा है। मकबरा एक 22 फीट ऊंचे आसन पर बना है जो वर्गाकार है। उसके प्रत्येक कोने में एक छतरी और मध्य में फूला हुआ गुम्बद है जिसकी ऊंचाई 187 फीट है। आसन के प्रत्येक कोने में एक 3 मंजिला मीनार है जिसके ऊपरी छत है। मकबरे का अंदरूनी भाग में हुमायूं के मकबरे की नकल की गई है क्योंकि इसके मध्य भाग में भी एक अष्टकोणीय कक्ष है जिसके कोनों पर गलियारे से जुड़े छोटे छोटे कक्ष हैं और इनका सबका एक ही केंद्र बिंदु मध्य में बनी कब्र है। चारों ओर काटकर बनाई गई जाली को छोड़कर रत्नों की जड़ावट से नमूने बनाए गए। सफ़ेद संगमरमर के मकबरे के विपरीत प्रभाव को दर्शाने के लिए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक मस्जिद इसी परिसर में है जिसके उसी प्रकार का स्वागत कक्ष द्वारा मंडप और गलियारे हैं। ताजमहल के इस उत्तम संगमरमर से बनाया गया कि प्रकाश बदलने से इसमें आश्चर्यजनक रूप से विविध हल्के रंग की छायाएं और आभाएं आ जाती है। हैवेल के अनुसार यह भारतीय स्त्री जाति का देवतुल्य स्मारक है। वैन बैगेल ने लिखा कि सम्राट ने इसका निर्माण अपने आध्यात्मिक दंभ की संतुष्टि के लिए करवाया। यह मकबरा सम्राट की पत्नी की यादगार न होकर ईश्वरीय सिंहासन और भविष्य की प्रतिकृति है। कश्मीर के निशान बाग को संभवतः जहांगीर ने बनवाना प्रारंभ किया और शाहजहां के समय यह पूरा हुआ। कश्मीर का शालीमार बाग भी शाहजहां द्वारा बनवाया गया। औरंगजेब का काल स्थापत्य कला का अंतिम काल रहा और पतन का भी काल रहा, क्योंकि साम्राज्य में इस समय वित्तीय संकट, राजनीतिक युद्ध आ गए और औरंगजेब की व्यक्तिगत उदासीनता भी रही इसके प्रति, जिससे भवनों का स्तर, निर्माण सामग्री के प्रति उदासीनता, घटिया अलंकरण,
सभी इसकी अवनति में प्रदर्शित होने लगा था। औरंगजेब कालीन जो प्रमुख इमारतें थी, जैसे 1678 में बना औरंगजेब की बेगम रबिया उद्वानी का मकबरा औरंगाबाद में, जो ताजमहल से तो प्रेरित है, लेकिन इसमें ताजमहल की नकल करने का असफल प्रयत्न किया गया और आकार में भी ये ताजमहल से आधा है। 1662 में लाल किले में बनी मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनवाई गई। 1674 में लाहौर की बादशाही मस्जिद, जिसमें अलंकरण की बजाय सशक्तता व दृढ़ता है। संभवतः इस छोटी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी प्रयोग के लिए करवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में भी 1753 में बनवाया गया, जो अवध के दूसरे नवाब का मकबरा है। इसमें भवन निर्माण शैली की अवनति दिखाई देती है। इस मकबरे में ऊर्ध्व अनुपात आवश्यकता से कहीं अधिक है, जो अवनति को दर्शाते हैं। इसका निर्माण कार्य मुगल हाथों से निकलकर अब अवध के नवाबों के आंचलिक हाथों में चला गया था। तो अंतिम जो चरण रहा मुगल स्थापत्य कला का, वो क्षेत्रीय हाथों में चला गया और क्षेत्रीय राज्यों में जो मुगल वास्तुकार आए, उन्होंने हिंदू इस्लामिक शैलियों में भवन निर्माण किया। उनमें सिखों का अमृतसर का हरमंदिर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इस काल में कई सिरे से बनाया गया। मेहराब और गुम्बद के सिद्धांत पर आधारित है। अवध के नवाबों की राजधानी अवध में यह अंतिम विकास स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अब वास्तुकला में यूरोपीय तत्वों का भी प्रवेश हो गया और वास्तुकला अब हिंदू इस्लामिक शैली से धीरे धीरे यूरोपीय प्रभाव लेते हुए दिखाई देने लगती है। धन्यवाद।